जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ DHA मुल्तान, जी मैंने लिखा DHA मुल्तान, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मुझे राइट साइड पे कितना कुछ इसके हेल्प मिल रही है ना। सबसे पहले मुझे क्या बता रहा है क्या बता रहा है जी, ओवरऑल स्कोर, ये जो सर्च टर्म है इसके मतलब बता रहा है। कहते हैं ये जो सर्च टर्म आपने वीडियो बनाने के लिए सबसे अहम बात होती है कि आपकी सर्च टर्म कैसी है, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आपकी वीडियो को लोग देखें तो हम ऐसी वीडियोस बनाएंगे ना जो पॉपुलर टॉपिक्स होंगे। अगर हम पॉपुलर टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं बनाएंगे तो बहुत कम लोग देखेंगे। मतलब मैं एक टॉपिक बनाता हूँ जिसको 7% लोग देखना चाहते हैं, तो कहाँ मेरी वीडियो नजर आएगी, तो कितने लोग उसको देख लेंगे। तो मुझे ये देखना है कि कम से कम मैं जिन मौज़ूआत को सिलेक्ट करूँ वो 60% प्लस होने चाहिए मिनिमम मेरे टॉपिक्स, फिर ही लोग उसको देखेंगे, तभी मैं कंपटीशन में जाऊँगा ना, ठीक है। और अब आप ये देख रहे हो ये लिखा हुआ है DHA मुल्तान, तो ये सबसे ऊपर मेरा क्लाइंट आ रहा है, इसका नाम है पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़। ये इसकी वीडियो लगी हुई है, कल लगी है मेरा ख्याल है, तो इसको 550 ऑलमोस्ट इसको व्यूज़ मिले हुए हैं। और ये सर्च वॉल्यूम है, ये सर्च व्यूज़ है, ठीक है ना। ये किसी से लिए हुए व्यूज़ नहीं है, ये ऐड व्यूज़ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतने लोगों ने इसको सर्च किया और इसकी वीडियो को देखा। अब ये करता क्या है, ये प्रॉपर्टी सेल करता है, ठीक है ना। मतलब ये प्रॉपर्टी सेल करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी 80 लाख रुपये की है, इसकी एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपये की है, एक प्रॉपर्टी 4 करोड़ रुपये की है, मतलब मुख्तलिफ रेट्स हैं इसकी प्रॉपर्टी से। तो इसको अगर 547 में से 10 क्लाइंट्स भी मिल जाएँ तो 1% में या 2% का इनका कमीशन होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो इसने तो कुछ भी पे नहीं किया, इसने तो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करवाई है, इसने तो ऐड भी नहीं चलाया। अब एक होता है ऐड और एक होती है ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने देखा कि इसको मैंने खुद ढूंढा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद जब किसी दुकान पर जाते हैं तो आपका इंटेंट होता है परचेज करने का, ठीक है ना। अगर आप दुकान पे नहीं जा रहे, बंदा बाहर बैठा खड़ा है सड़क के ऊपर, वो कोई चीज़ बेच रहा है, मे भी आपका इंटेंट हो या मे भी आपका इंटेंट ना हो कि आप उससे लो, लेकिन जब एक बंदा खुद किसी शॉप पर जा रहा है तो इसका मतलब है वो उसे बाय करने ही आया है स्पेशली। तो ये जो सर्च करते हैं हम वीडियोस, इनका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू पेड। यानी कि मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ और उसके ऊपर एकदम एक इश्तिहार आ जाता है, समटाइम स्किपेबल होता है, समटाइम नॉन स्किपेबल होता है। नॉन स्किपेबल हो तो मुझे मजबूरी है, देखना ही पड़ेगा पूरे का पूरा। स्किपेबल हो तो मैं कोशिश करता हूँ 3-4 सेकंड में उसको स्किप करूँ, ठीक है। बहुत लोग वो वाली एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और वो लोग ये वाली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे होते, इस साइड पर उनका फोकस नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपने चैनल्स पे फोकस नहीं है, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट पे फोकस है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस तो आ जाएगी। मतलब मैं 30 दिन बैठकर 3 ड्रामे रोज़ाना रात को देखता हूँ, तो इसका मतलब है काफ़ी दफ़ा मैं मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है यूट्यूब, तो एक बंदा रोज़ाना ऐड लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं रोज़ाना उसका ऐड देख रहा हूँ, बेशक 3 सेकंड्स के लिए देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं उसका ऐड 3 सेकंड्स के लिए देख रहा हूँ तो 3 सेकंड्स में मुझे कुछ उसका लोगो नज़र आ जाएगा, कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन मेरी उससे जान पहचान हो जाएगी उस इश्तिहार, ठीक है। सो हम यूँ कह सकते हैं कि वो अवेयरनेस है। लेकिन आज तक अगर मैं आप सबसे पूछूँ कि आपने कभी कोई क्लिप देखते हुए ऐड आया हो और आपने कोई ट्रांजैक्शन किया हो, नो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने ड्रामा देख रहे थे ऊपर ऐड आ गया, या मैच देख रहे थे ऊपर ऐड आ गया, या न्यूज़ देख रहे थे ऊपर ऐड आ गया, तो आपने सबसे पहले उस वेबसाइट पे चले गए और वहाँ से जाकर परचेज कर लियो। ऐसा नहीं है हमने। लेकिन इस तरह करने से क्या फ़ायदा है, ऑप्टिमाइजेशन करने का क्या फ़ायदा है कि हम कह रहे हैं कि भाई ये हम टारगेट उनको कर रहे हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं। अब ये ढूंढ कौन लोग रहे हैं, इनके लिए सर्च वॉल्यूम होता है। इसके लिए हमें पहले ये देखना है कि हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना पॉपुलर है। हमें पॉपुलर कंटेंट यूट्यूब के ऊपर लेकर आना है, हमारा टॉपिक भी पॉपुलर होना चाहिए और हमारी वीडियो का कंटेंट टाइटल भी पॉपुलर होना चाहिए, जैसे वो ये कह रहे हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, जी काफ़ी सारे लोग वीडियोस बना रहे होंगे इसको। हाँ, इसका देखें सर्च वॉल्यूम कितना है, 71। ओके, यानी कि अच्छा कंटेंट है ये। अब इसके ऊपर सारी वीडियोस इसी की आ रही हैं मोस्टली टॉप पर। और अगर आप राइट साइड पर देखो, ये राइट साइड पर देखें आप, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। ये चीज़ बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ।
राइट साइड पे देखें, कहता है DHA मुल्तान ब्लॉकवाइज रेट्स, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखें ये हमने नहीं लिखा हुआ, ये गूगल खुद से बता रहा है हमें। कहता है टॉप क्रिएटर पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, यानी जिसकी वीडियोस आपको नजर आ रही है। टॉप क्रिएटर का क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस आदमी की वीडियोस हैं इस सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा उसके बाद और नीचे आए, आगे देखें जरा, टॉप चैनल्स फॉर दिस सर्च टर्म, इस पर क्या लिखा हुआ है, फिर इसी का नाम आ रहा है पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। हालांकि इसके अगर हम व्यूज़ देखें, सब्सक्राइबर्स देखें तो कितने, 6 पॉइंट ऑलमोस्ट 7000 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन अगर हम नीचे वाले के सब्सक्राइबर्स देखें तो कितने हैं, 47,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। यानी कि उसके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरे नंबर पर। इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन, हमारी जितनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन वो ना करते हो, कि यूट्यूब खुद हमें कह रहा है कि जनाब आप लोग इस टॉपिक के ऊपर टॉप करो। इवन इसमें से कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो मुल्तान का हो, वो भी नीचे आ, और हम जिसको कर रहे हैं वो मुल्तान से नहीं करता, वो लाहौर से करता है, ठीक है। लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग, इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं, टॉपिक बहुत अच्छा रखते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं, लोग व्यूज़ ज़्यादा करते हैं। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है, अब इसी तरह अगर मैं ये देखता हूँ, इस वीडियो को मैं खोल रहा हूँ, अब वीडियो बनाने की एक साइंस आपको मैं और बताने लगूँ, आपने इस वीडियो को चलते हुए देखना जिससे आपको पता लग जाएगा। एक तो इस पे ऐड चल रहा है, ऐड दो तरह चलते हैं यूट्यूब पर, एक ऐड चलता है आपका कि आपने खुद से ही ऐड में इंटरेस्ट शो किया होता है, कि जहाँ मेरा चैनल मोनेटाइज कर दो, वो कहता है भाई आपके 4000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 8000 वॉच टाइम होना चाहिए, कर लिया 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000, अब फिर कहता है आप मोनेटाइज कर दो। अब वो अगर आप इधर तक नहीं पहुंचे अभी, मतलब आपके सब्सक्राइबर 1000 हैं मगर आपका वॉच टाइम कम है, तो इसका मतलब है अभी तो आप एलिजिबल नहीं है इस सारे काम के लिए। तो लेकिन यूट्यूब क्या देखता है, यूट्यूब देखता है कि इनकी वीडियो तो बड़ी पॉपुलर हो रही है, मतलब एक वीडियो है उसको 1000 व्यूज़ मिल गए हैं, 800 व्यूज़ मिल गए हैं, 2000 व्यूज़ मिल गए हैं, 8000 व्यूज़ मिल गए हैं, तो क्या कहते हैं उस पर ऐड चला देता है। अब उसके ऐड का सारा रेवेन्यू फेसबुक का ही होता है, क्योंकि आप तो अभी एलिजिबल ही नहीं हो गए। जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो अबाउट 66% वो उस रेवेन्यू का आपको देता है, बाकी का वो अपने पास, यानी कि जब आप उसके पार्टनर हो। लेकिन एक और बात मुख्तसर से भी हम देख लेते हैं, वो क्या है कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम लोग चैनल मोनेटाइज करवाया तो अर्निंग शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं है। अर्निंग वॉच्ड अर्निंग मोनेटाइजेशन होने से शुरू नहीं होनी है, अर्निंग आपकी डेली एंगेजमेंट से शुरू होनी है कि आप किसी को डेली एंगेज कितना कर रहे हो अपने चैनल के साथ। मतलब मैंने सब कुछ करवा दिया, जोर लगवा के किसी को पैसे देकर, कोई फेक तरीके से, कोई सर्वर के थ्रू सब्सक्राइबर्स ले लिए, ठीक है, व्यूज़ ले लिए, चलो सब्सक्राइबर रुक गए, व्यूज़ बाई हो गए दोबारा से या थोड़ी देर के लिए आ गए। लेकिन जब मैं अपने चैनल को रोज़ाना उसके एनालिसिस करता हूँ, तो ये सब कुछ करने के बाद एनालिसिस करके देखता हूँ कि भाई मेरी जो वीडियोज़ लग रही हैं उनको कितने लोग देख रहे हैं। तो मैं देखता हूँ एक दिन 10 लोग देख रहे हैं, एक दिन 20 लोग देख रहे हैं, एक दिन 30 लोग देख रहे हैं, मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूँ। आपको कम से कम 1000 व्यूज़ के ऊपर $1 से $2 मिलते हैं, 1000 व्यूज़ डेली। और ये भी क्राइटेरिया चेंज होता है, आपका एजुकेशनल चैनल है, आपका इन्फॉर्मेटिव चैनल है, आप व्लॉगर हो, आपको ठीक है ना, एजुकेशन को अच्छे पैसे मिलते हैं, जो एजुकेशनल चैनल होते हैं उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, जो व्लॉग वाले होते हैं उसके मुकाबले में कम पैसे मिलते हैं। लेकिन व्लॉग वाले जो होते हैं उनको देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 करोड़ से नीचे नहीं आया, लेकिन 90 लाख। तो हमें ये चीज़ देखनी है, मैंने आपसे कहा था इस वीडियो को आपने शुरू में देखना है, ये कोड आपको साइंस बता रहा हूँ। क्या साइंस है देखिएगा जरा, क्या है इसमें, अगर आपको कुछ समझ में आ जाए। आवाज़ तो नहीं आ रही है आपको, होगी देखना, आपने स्क्रीन चेंज होती है, अभी दूसरी स्क्रीन आ रही है एकदम। अब देखते हैं कस्टमर के ब्लॉग भी कुछ ऐड हुए हैं। ई ब्लॉग में जो रेट है वो तकरीबन 80 लाख रुपए की रहती है और 90 लाख का सबसे अब क्या क्या होगा पता है आपको, ब्लॉग को कंसीडर किया। अभी भी शुरू भी नहीं हुआ, अभी भी इसका प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। हमारे दोस्त ने बेचा था 1 करोड़ 7 लाख रुपए का।
अब इसका अब हमने क्या किया है कि अब मिसाल के तौर पर मैं अपना YouTube चैनल बनाऊँ, मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसी बातें करो, ठीक है। तो लोग तो मेरा हाल है कि पहले 10 सेकंड में मेरा चैनल छोड़ देंगे। एक बार फिर तो हमें क्या करना चाहिए, इंट्रो बना देना चाहिए, और उस इंट्रो के लिए जो बीच में से हॉट क्लिप्स है मार्केट में आपको 15-20 सेकंड्स के 15 से लेकर 25-26 सेकंड तक के हॉट क्लिप जो कि आपको लग रहा होता है कि यार लोग ये सुनना चाह रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं होने चाहिए, मतलब सिर्फ ऐसे हो जैसे हिंट मिल रहा हो कि लास्ट सीजन की इंफॉर्मेशन है और पता नहीं कहाँ पर आई है। आइए उस इंट्रो को आपने बना देना, हमने ब्लॉग प्लॉट शेयर करने हैं और उसके बाद हमने हमेशा स्टार्ट उससे क्या होगा कि लोगों का इंटरेस्ट आपकी वीडियो में बन जाएगा कि चैनल पे 50 को पता लगेगा यार ये बार-बार कहने की क्या जरूरत है, हर वीडियो में कहने की क्या जरूरत है, यहाँ पे अच्छी डील उठा सकते हैं। बहुत कहने की जरूरत है तो टाइप जो पोजीशन है ऊपर वाले पैकेज में भी रेट 1 करोड़ से नीचे नहीं आया, लेकिन 90 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक जो है वो आपको अवेलेबल हो जाता है अपनी मर्जी की लोकेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं ई ब्लॉग का। सर यहाँ पे थोड़ा सा नक्शा चेंज हुआ है, नया नक्शा जिससे ये मार्केट में आएगा उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कस्टमर के ब्लॉग भी कुछ ऐड हुए हैं। ई ब्लॉग में जो रेट है वो तकरीबन 80 लाख रुपए से लेकर 90 लाख जो है वो जे ब्लॉग की है। उसके बाद हम लोग करते हैं आई ब्लॉग का। सबसे फेवरेट ब्लॉग जो है वो DHL मैदान में आई ब्लॉग को आई ब्लॉग में थोड़ा महंगा प्लॉट जो हमारे दोस्त ने बेचा था वीडियोस भी लगाते रहे तो ये तकरीबन कभी 1800 आपको जो है वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक आपकी अपनी मनचाही लोकेशन जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं एच ब्लॉक की तरफ। एच ब्लॉक में जो रेट स्टार्ट होता है वो 95 लाख से होता है और 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक दिखाता है, जो किसी दौर में 1 करोड़ 40-45 की वैल्यूएशन क्रॉस कर गया था। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दोबारा ट्रेन आके रुक सकती है, जो सवारियाँ दोबारा इस प्लेटफॉर्म में दोबारा इस ट्रेन में बैठना चाहें उनके लिए टाइम है कि वो बैठ जाए। 95 से 1 करोड़ 5 लाख रुपए का रेट है। K2 की तरफ चलते हैं 90 लाख रुपए से लेके अब ये आगे थंबनेल 1 करोड़ के दरमियान आपकी मन चाहिए अब ये रियल एस्टेट का मिल रहा है। उसके बाद हम जी ब्लॉक की इसका जो क्लाइंट है वो कौन है, तकरीबन 85 से लेके और 95 के दरमियान आपकी प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। एक्चुअली सूरत मिलती जुलती है जी ब्लॉक से, लेकिन हम कह सकते हैं कि 80 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए की बिटवीन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक ब्लॉक में 80 से तकरीबन 85 से 1 करोड़ रुपए के दरमियान वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। जोगनाल का जो प्लॉट है वो यहाँ पे तकरीबन 2.5 का रेट है। एक ब्लॉक में जो गॉल्फ क्लब के नजदीक दोस्तों एल ब्लॉक जो है यहाँ पे तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए अब इसका टारगेट हमने ले सकते हैं। एम ब्लॉक में जो सबसे ज्यादा घर बने हैं वो एम ब्लॉक में है, 1 करोड़ से लेके और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए के दरमियान। ये बेसिकली ये सारी चीजें मुझे कैसे पता लग रही है, ये मैंने ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है गूगल 1 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर आपको इस एक्सटेंशन का नाम है विड IQ। क्यू ब्लॉक जो इसको एम ब्लॉक के बाद इसको पोजीशन मिला हुआ था क्यू ब्लॉक 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए में आपको मान चाहिए अच्छी लोकेशन। जिससे मुझे देखने में कितनी सारी हेल्प लेता हूं ना इस ब्लॉक में जो रेट मुझे सर्च वॉल्यूम का भी पता लग रहा है, मैं लोगों के कमेंट्स को डाउनलोड भी कर सकता हूं। 80 से 95 का यहाँ पे मैंने पूरा थंबनेल आ गया मेरे पास, यहाँ पे कॉर्नर या फेसिंग तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूं। है। ये तो हमारा अपना थंबनेल है ना, लेकिन हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर देखो क्या है, इंग्लिश उर्दू थोड़ा सा ग्राफिक्स ब्लॉक में भी तकरीबन रेट 80 से 90 है और W2 और W1 में जो रेट है 70 से 80 लाख रुपए के दरमियान वेरी कर रहा है। आर ब्लॉक में मिस कर गए थे और एम ब्लॉक मिस कर गए थे। आर ब्लॉक में तकरीबन रेट है 90 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक और यही सूरत एन की है। और तो हमने इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया जहां ब्लॉक वाइज रेट्स दे रहे हैं, ठीक है जी। रेट्स में कमी का रुझान इन्वेस्टर्स के लिए शानदार मौका, और ये भी बता दिया कि अगर ये ब्लॉक वाइज रेट्स हैं और 3 करोड़ साइज के वायर अवेलेबल है, लेकिन और साथ हमने ये भी बता दिया कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पर ये 3 तरीके होता है ताकि कोई भी बंदा दोस्तों कोशिश पुराना डाटा नहीं देखना आपको, बिल्कुल मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लोगों के पास इस तरह का हमें थंबनेल ठीक है। ये उनकी अपनी तस्वीर है जिसको डील कर रहे हैं, नीचे उन्होंने अपना नंबर वगैरह दिया होगा। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। ये देखिएगा इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, नजर आ गई है विड IQ। सबसे पहले जाना है गूगल में, जाना है गूगल में जाकर लिख लेना है विड IQ गूगल क्रोम एक्सटेंशन।
ठीक है। लाइक दिस आ गया vidIQ एक्सटेंशन, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको पता है ना, जब भी आप कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगता है कि नहीं मांगता? मांगता है ना। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है कि भाई अब आप ये यूज़ करना चाह रहे हो ये ऐप, तो इसको अपने जीमेल, देखो आपका यूट्यूब चैनल कैसे चलता है? जीमेल से चलता है, तो एक्सटेंशन को तो आपने जीमेल पे कनेक्ट करना है ना। तो ये जैसे ही इंस्टॉल होगी तो वो कहेगा कि हाँ भाई इसको अप्लाई कर लो अपने जीमेल के साथ, अलाउ करवाने आपने जी, जिस पे आपका यूट्यूब चैनल है, दूसरे के साथ नहीं करवाना। जिसके ऊपर आपका यूट्यूब चैनल है उसके साथ आपको इसे एक्सटेंशन को अलाउ करवा देना है। उसके बाद क्या होगा कि ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। अब आप एनालिसिस भी कर सकते हो, और जब आप एसईओ करते हो अपनी वीडियोस की, मतलब मैं अपनी वीडियोस की जब एसईओ कर रहा हूँगा तो मुझे सब पता लग रहा होगा कि भाई मैं एसईओ की किस लेवल पर पहुँचा हूँ। ठीक है, जी देखें जरा, बता रहे हैं मुझे क्या कह रहा है। जरूरी नहीं है कि हर किसी की 94 हो, मगर अगर 70+ एसईओ आप कर लेते हैं तो इट्स फाइन। एसईओ में 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक एसईओ फैक्टर होता है कि सर्च ऑप्टिमाइजेशन कितनी अच्छी की है, और एक व्यूज़ का फैक्टर भी शामिल होता है। इवन कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो वैसे ही वायरल हो जाती हैं, उनकी एसईओ भी इतनी अच्छी आ रही है क्योंकि उसको तो फिर खुद से उसने रैंक कर दिया ना, उन वीडियोस को उसने खुद रैंक कर दिया। लेकिन हर वीडियो जिसके लिए आप सर्च वॉल्यूम बना रहे हो, मैं तो अपडेट्स दे रहा हूँ, उसको तो वो खुद से वायरल कभी भी नहीं करेगा। इसलिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अच्छा सा टाइटल लिखना पड़ेगा, मुझे अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, मुझे अच्छे से टैग्स लगाने पड़ेंगे, मुझे बहुत सारी इंटरेस्ट की चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ये वाली जो एसईओ हुई है ये सारी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हुई है जी। आगे देखें जरा, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ इस एक्सटेंशन का कमाल, सब कुछ बता रही है आगे से। अब अगर सपोज करें कि एक और बंदा रियल एस्टेट की वीडियो बनाने चाह रहा था, लेकिन उसको कुछ नहीं था पता कि मुझे कौन से टैग यूज़ करना चाहिए। वो मेरी वीडियो पर आया, अगर उसके अंदर इतना इंटेलेक्चुअल हो तो मेरी वीडियो पे आएगा, इन्हें कॉपी करके अपने पास ले जाए टैग्स। याद रखें जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कॉपी नहीं करना, ठीक है। हम कहते हैं कंटेंट इज़ द किंग, यूनिक कंटेंट इज़ द किंग। कि आपका कंटेंट यूनिक होगा तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। मगर ये वाली बात यूट्यूब में नहीं है। यूट्यूब में तो हमने वो चीज़ देखनी है जो चीज़ें रैंक होने लगी होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन उठाओ, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये टैग्स है, पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन उठाओ और पेस्ट कर दो। नो, आपने उसको चेंज करना है अपने मुताबिक। लेकिन टैग्स को आपने देखना है, और आपने देखना है कि अच्छे रैंक वाले टैग्स कितने हैं। ये आप देख रहे हो इसके नंबरिंग लगी हुई है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें नंबर ना लगा हो, मिसाल के तौर पर जैसे मुल्तान है, सिर्फ इस पर नहीं लगा हुआ, मगर DHA पे लगा हुआ है। DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स पे लगा हुआ है, #1, ये बड़ा क्वालिटी का हैशटैग है, ठीक है ना। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि आपका चैनल नंबर 1 पर आ रहा है। और अगर मैं इस तरह की वीडियोस आप समझे कोई 100 बना चुका हूँ, तो 100 वीडियोस में मैंने ये सारा रैंक किया हुआ है ना, इसी वजह से यूट्यूब कह रहा है ना कि भाई आपका चैनल टॉप पर है, कि हम इस चीज़ को मुसलसल यूज़ करने लगे हुए अपने चैनल। ये सब कुछ मुझे किससे पता लग रहा है? vidIQ से। सपोज आपको ये चाहिए, आपने क्या करना है, ये देखें लिखा हुआ कॉपी टैग्स, सिंपल। ये vidIQ आपको ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन आपको vidIQ की वजह से मिल रही है कॉपी करने। मैं इसे कॉपी करूँगा, अपनी वीडियोस के जब टैग पेस्ट कर रहा हूँ वहाँ जाकर पेस्ट कर दूंगा। जो मुझे लगेगा कि नहीं भाई ये तो दूसरे चैनल का नाम आ गया है, उससे रेलिवेंट कोई चीज़ है, कोई पुरानी चीज़ है, उसे रिमूव करके उसकी जगह पर अपना टैग है। तो बताने का मकसद क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, vidIQ को इंस्टॉल करना है, ठीक है, ताकि आप एनालिसिस करें पहले चीज़ों के। मिसाल के तौर पर मैं कोई और टॉपिक लिखूं, MDCAT लेटेस्ट न्यूज़ जी देखें जरा, 71 सर्च वॉल्यूम है इसका भी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक अच्छा, चले आगे लिखता हूँ मैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ
अब MD-CAT लेटेस्ट न्यूज़, भाई मैं यहाँ पर MD-CAT PMC वालों की वेबसाइट पर जाऊँगा, वहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ ले लूँगा, या मैं न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ तो मैं लेटेस्ट न्यूज़ ले लूँगा, तो मैं अपने चैनल पे लगा सकता हूँ। लेकिन याद रखना है कि आप जिस इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं उसी को, मतलब मैं ये रियल स्टेट पे तो MD-CAT नहीं लगा सकता, इसके लिए तो मेरा चैनल एजुकेशनल होना चाहिए, फिर मैं एजुकेशनल न्यूज़ लगाऊंगा और साथ एजुकेशन की बातें करूँगा। अच्छा, आगे मैं कहता हूँ YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन। चलो जी, एक टॉपिक लिखा है इसका वॉल्यूम हल्का सा कम है, उससे देख रहे हैं ना, सर्च वॉल्यूम आ रहा है साथ साथ। आगे मैं लिखता हूं सर्च इंजन, या लिख लेते हैं SEO एक्सपर्ट कोर्स। चलो ये लिख दिया हमने, देखते हैं और भी कम समझ आ गई। मतलब अब आप यहाँ से अंदाजे लगा रहे हैं ना कि आपको कितना सर्च वॉल्यूम से कितना डाटा मिलेगा, लोग कितना आपका डाटा देखेंगे। क्लियर? तो पहला काम क्या करना है आपने, अब आप देख रहे हैं मेरा ईमेल के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैं इंजॉय कर रहा हूँ। आपने पहले VidIQ इंस्टॉल करनी है, जैसे इंस्टॉल करोगे आगे ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा, और आपने से कहना है यूज़ Gmail, गूगल के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, खुद से यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लिखना, बल्कि आपने कहना है कि मैंने जो अकाउंट खोला हुआ है इसी के साथ से कनेक्ट करो। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं आप रियल केस पर, एक कोशिश करते हैं करने की जितना होता है। हम कह रहे हैं हमने एक थंबनेल बनाना है, ठीक है, और थंबनेल बना रहे हैं, यूँ ही कर लेते हैं जी कि DHA मुल्तान के बना, ठीक है, DHA मुल्तान के ब्लॉग वाइज रेट्स। तो अब हमने कुछ उर्दू लिखनी है, उर्दू को लिख के हमने फोटोशॉप में लिख लिया, और फोटोशॉप में जाकर मैंने जो थंबनेल बनाना है वो देखते हैं कि उस थंबनेल को हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को बिजनेस प्रोफाइल में भी फोटोशॉप बताया था, है ना, बताया था ना, थोड़ा बहुत है ना, थंबनेल का मैंने थोड़ा सा कंटेंट किया हुआ है। अच्छा, जब इसमें आ जाते हैं हम, अब याद रखें हमें क्या करना है, क्या इन पेज चाहिए, ठीक है, इन पेज खोल रहा हूँ मैं, आप लोग इन पेज अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर हम लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इन पेज से फोटोशॉप में डाटा कैसे जाता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इन पेज से फोटोशॉप में डाटा एक तरीके से तो एक्सपोर्ट करके जाता है, ठीक है, इसको मैं यूज़ नहीं करता, मुझे कोई इतना मुनासिब तरीका नहीं मिला, ठीक है, मैं बड़ा शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। इन पेज से फोटोशॉप में डाटा ले जाने का दूसरा जो शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, एक तो वर्ड में यूज़ करता हूँ, और अगर आपको कोरल किसी को आता हो तो वो कोरल भी यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर किसी को कोरल नहीं आता तो सिंपली वर्ड पे कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग डिज़ाइनिंग टूल्स के साथ इतने अवेयर नहीं है तो इसीलिए मैंने वर्ड का कम्बिनेशन किया हुआ है कि आप इन पेज से कॉपी करके फोटोशॉप में पेस्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। क्यों? इसलिए कि इन पेज में जो हम लिख रहे होते हैं ना वो वेक्टर टाइप के ग्राफिक्स होते हैं, और फोटोशॉप में जो हम काम कर रहे होते हैं वो रेस्टर टाइप के ग्राफिक्स होते हैं, यानी कि पिक्सेल्स होते हैं, तो वो सपोर्ट ही नहीं करते एक दूसरे को दोनों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इन पेज में लिखेंगे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने कोई हंसने वाली बात की कि आपको कोई पुरानी बात याद आ गई? उस पर हंस नहीं है, ये हम भी हंसे हंसना तो नहीं चाहिए, नींद आ रही है तुम्हें उठा दे बस, ठीक है। ओहो, आपको शायद ठीक क्या आना चाहिए, इसका मतलब है इन पेज खुल रहा है, यानी अब हमने करना क्या, ये साइंस समझ लेनी है। पहले इन पेज खोलना है, अब अगर मैं पहले कोई और सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ सारे और आखिर में इन पेज खोल के टाइपिंग करता हूँ, ये भी जरा साइंस समझ लीजिए। इसका क्या मसला है? इसका मसला ये है कि जब भी हम कोई विंडोज़ चलाते हैं तो मेमोरी में फ़ॉन्ट्स लोड हो जाते हैं विंडोज़ के, ठीक है। उसके बाद मैंने वर्ड चलाया, फिर क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फ़ॉन्ट्स लोड हो गए। उसके बाद मैंने फोटोशॉप चलाया, फिर क्या हुआ, फोटोशॉप के फ़ॉन्ट्स लोड हो गए। अब मुझे नहीं पता कि कितनी मेमोरी फ़ोन्स के पास थी उर्दू के लिए, हो सकता है वो ऑक्यूपाई हो गई हो और मेरे उर्दू के फ़ोन्स मेमोरी में लोड ही ना हो,
तो जब भी आपने उर्दू के साथ कुछ काम करना होगा तो आपने ये याद रखना है कि आपने सबसे पहले उर्दू का एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है। यानी क्या समझ में आई कि सबसे पहले मैं क्या खोलना है, इन पेज। यानी आपने जब भी ये काम करना होगा पहले इन पेज खोलना है। मैं डेस्कटॉप और लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल के हवाले से इनकी बात कर रहा हूँ। नहीं जी, मैंने इन पेज खोल दिया पहले। अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि हमने इन पेज से फोटोशॉप में टेक्स्ट लेकर कैसे। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे कितनी बड़ी टूल बार आ रही है। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर पर टूल्स को, मैं जब स्टूडेंट होता था ना तो मैं ऐसे पढ़ता होता था, ठीक है। टूलों को बिल्कुल कैसे याद रखें, नंबरिंग कर दो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो नंबरिंग करके उस नंबर याद रखें, इस नंबर के टूल से हमने बॉक्स लगा लेना है, टाइटल बॉक्स लगा लेना है। तो मैं इस टूल पर आया। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट पेज पे भी टाइप कर सकता था, लेकिन जब मैं पेज पे टाइप करता तो इतना डाटा मैंने लेकर जाना था उधर, ऐसे ही है ना। लेकिन जब मैंने टाइटल बॉक्स बनाया है तो मैंने छोटे से साइज का एक टाइटल बॉक्स बनाया है, मैं जितना उस पर लिखूंगा सिर्फ उतनी स्पेस यूज। सो आपने ये सेकंड टाइटल बॉक्स यूज़ करना है, दो है ना, सेकंड वाला टाइटल बॉक्स यूज करना है। इसमें फ़र्क क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इस पर लिखते हो तो इसका साइज़ खुद ही बड़ा हो जाता है। जो पहले वाला टाइटल बॉक्स है वो टाइप करोगे, बॉक्स खत्म हो जाएगा, फिर बॉक्स बड़ा करोगे, फिर लिखोगे, फिर बॉक्स बड़ा करोगे, इसी में लगे रहेंगे। तो वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बॉक्स नहीं है। तो हमने इस वाले बॉक्स को इस्तेमाल करना है। अब हम इन पे तो सीख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं कि हम करते कैसे हैं, इसलिए मैंने आपको सीधा इस टूल के ऊपर लेकर आया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टाइप करनी है। अब जो लोग पहली दफ़ा इन पेज यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम इन पेज इंस्टॉल किया उन्होंने क्या करना है, एडिट में जाना है, ठीक है जी, यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाना है और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाना है। फर्स्ट टाइम के लिए मैं फोनेटिक यूज़ करता हूँ, अगर किसी ने किसी और कीबोर्ड के साथ टाइपिंग सीखी हो तो उसको भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। फोनेटिक को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि 80% इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउंड करते हैं। मतलब जैसे मैं अलिफ लिखना चाहता हूँ तो ए के साथ लिख लेता हूँ, मैं बे लिखना चाहता हूँ तो भी, इसे बोलते हैं कि साउंड कर रहे हैं। 80% बहुत सारे कैरेक्टर साउंड कर रहे हैं। इसलिए मैंने प्रीवियस लेसन में कहा था कि कोई अखबार रख के थोड़ी सी टाइपिंग कर लीजिएगा, आपको टाइपिंग करनी आ जाएगी। वैसे मेरा ख्याल है कि मोबाइल में आप लोगों ने सभी ने उर्दू रखा ही होता है तो टाइपिंग कर ही लेते हैं, है ना। तो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो टाइपिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको फोनेटिक किया, और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो ये क्या है तो फोनेटिक कीबोर्ड व्यू को सामने रखें ज़रा एक दफ़ा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, इसका प्रिंट निकलवा के अपने सामने रख लें, ठीक। तो जो 20% कैरेक्टर इस तरह नहीं है साउंड के साथ, वो भी आपको पता लग जाएगा। वैसे आप टाइपिंग करेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा। मैं अब टाइपिंग करता हूँ तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं होती है, जब थोड़ा सा आप यूज़ टू होंगे तो आपको खुद इन चीज़ों का पता लग जाएगा। ओके, ये क्लोज प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है, अगर आप प्रिंटर लगाओगे तो प्रिंट भी निकल आएगा इसका। इसे क्लोज कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये जी पहला स्टेप हो गया। अब हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, सपोज कर लेते हैं मैं लिखता हूँ पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिलहाल मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने लिख के लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ लिख दिया जी मैंने पाकिस्तान जी, लिख दिया, छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग जिन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है वो समझे हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं बस, ठीक है। इसमें कोई इतनी खास नई चीज़ नहीं है, हर एक सारी फॉर्मेटिंग स्टाइल वही है। ये ऊपर फ़ॉन्ट आ रहा है, ठीक है। ये इधर फ़ॉन्ट नेम आ रहे हैं, ऊपर इंग्लिश फ़ॉन्ट है, नीचे उर्दू फ़ॉन्ट है। हम उर्दू लिख रहे हैं, इसका मतलब है हमें उर्दू फ़ॉन्ट चेंज करना है। लेकिन इन पेज में आप उर्दू भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इन पेज के स्टाम्प पेपर वाले जो लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं ना, वो तो सारा काम ही इन पेज पे कर रहे होते हैं। उन्हें कभी अंग्रेज़ी लिखनी हो तो इंग्लिश भी लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, ये देखें, जहाँ मैंने माउस रखा हुआ उर्दू लिखा है, इस पर क्लिक करूँगा तो इंग्लिश हो जाएगा, फिर क्लिक करूँगा तो उर्दू हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आप इंग्लिश उर्दू कन्वर्ट कर लेते हो। हाँ, इन पे उसमें भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये है कि स्टाम्प पेपर उर्दू में लिखा जाता है ना ज़्यादा। और वैसे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी उर्दू लिख सकते हैं। देखें मैंने किया हुआ कुछ इंस्टॉल उर्दू लिखने के लिए, ये देखें किया हुआ है ना, उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू लिखनी हो तो लिख सकता हूँ, लेकिन हम उधर कंफर्टेबल नहीं होते। जितने कंफर्टेबल आप इन पेज में होंगे ना, क्योंकि वो इंग्लिश का है, वो कभी लेफ्ट टू राइट चलना शुरू हो जाएगा, कभी राइट टू लेफ्ट, उसमें फोर्स भी इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। जबकि इन पेज में पूरे उर्दू के फोर्स सेव नहीं होता,
से नहीं होता, अच्छा से नहीं होता, से भी मिल जाएगा लेकिन मिल सकता है, वो आपने ढूंढा नहीं होगा ज़रा मिल। तो इसलिए मैं ये कह रहा। अच्छा उसके बाद ये देखें जी, यहाँ नूरी नस्ताली की ये फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू के हैं, तो इनके नाम भी उर्दू वाले ही होंगे। तो हम यहाँ से में ब्लैक कर देते हैं। चलो मैंने लिख दिया। अब हम सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम तो नहीं किया, टाइप किया। अब जरा एक दो टूल्स और समझते हैं कि टेक्स्ट को मैनिपुलेट कैसे करना है। अभी तो मैंने सीधा सीधा उधर आके किया ना काम। अब सबसे नंबर 1 पे टूल देखिए जरा, क्या ये एक एरो सा बना हुआ है, ये सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक किया, देख लें जरा, हो गया सिलेक्ट। जैसे ही मैं सिलेक्ट मोड में आया तो मेरा कर्सर डिसअपीयर हो गया, यानी जिसकी मदद से मैं टाइप कर रहा था वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा मुझे, जहाँ से मैं टाइप कर रहा था अब वो तो नहीं नज़र आ रहा मुझे। क्या करें, सेकंड नंबर पर जो टूल आ रहा है ना हैंड बना हुआ, इसे बोलते हैं आई बीम टूल, इस टूल का नाम है। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम नहीं याद आ रहा तो सेकंड नंबर पर है टेक्स्ट एडिट करने के लिए। हाँ, इस पर क्लिक करें और वापस इस पर क्लिक करें, एडिट हो गया। हमने यहाँ पे कोई ड्राइंग वगैरह तो बनानी नहीं है, ठीक है, ड्राइंग बनानी भी होगी तो फोटोशॉप में जाके करेंगे काम। बस ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे करनी आनी चाहिए कि अगर आप थंबनेल बनाने हैं। पहला टूल सेलेक्ट करने के लिए हुआ, देखें हो गया। दूसरा टूल दोबारा एडिट करने के लिए हुआ, नया काम करना है तो ये एल से कर लो, बात खत्म। इसकी कॉपी करनी है, इस पर क्लिक करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। पहले मैंने क्या किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, भी पेस्ट नहीं हुआ, माउस के साथ पेस्ट अटैच हो गया ना। अब आप जब जहां पे क्लिक करेंगे वहां पे पेस्ट हो जाएगा। माउस के साथ कुछ नजर आ रहा है आपको लगा हुआ, पहले तो एरो सा था ना, अब इसे क्लिक करें यहाँ पे, समझ आ गई बात। यानी पहले मैंने क्या किया, कंट्रोल सी करने के फौरन बाद कंट्रोल वी करेंगे तो कुछ ओवरलैप नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कंट्रोल सी ये ले आ गया, एक और आगे कॉपी। अब हमने इसको लेके जाना फोटोशॉप। फोटोशॉप में कैसे जाता है, हम यहाँ से इसको करते हैं सिलेक्ट। अच्छा, अब सिलेक्ट करने के लिए पेज में 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट करके, जैसे भी हम कर रहे थे टेक्स्ट हाईलाइट, किस टूल से कर रहे थे, टेक्स्ट एडिट में किस में जा रहे थे, सेकंड में जा रहे थे। सेकंड में आ गए, टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। जब तो आपने इन पेज में काम करना है, कॉपी पेस्ट करना हो कुछ, ठीक है, डाटा कॉपी करना हो, टेक्स्ट कॉपी करना हो, फिर तो ये तरीका ठीक है। लेकिन जब आपने कुछ एक्सटर्नल कॉपी करनी है तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है। एक्सटर्नल कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है, इसको एज ए ऑब्जेक्ट समझना है। पहले टूल से क्लिक किया तो क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। आपने जैसे मैं पहले कर रहा था, इसे एज ए ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, कंट्रोल सी, बस। उसके बाद आप आ जाए यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आगे वर्ड में इसलिए बताता हूँ कि वर्ड हर किसी को ही आता है, अदरवाइज कोलेड्रा में भी लेके जा सकते हैं आप, और जिन्हें कोलेड्रा आता हो तो वहाँ जाकर थोड़े से इफेक्ट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन कोलेड्रा नहीं आता तो इट्स फाइन, यहाँ पे काम कर सकते हैं। हाँ, वर्ड में भी इफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मतलब वर्ड को हम किसी ग्राफिक टूल से तो नहीं मिला सकते ना, ग्राफिक टूल तो बहुत हैवी होता है ना, इसमें तो लिमिटेड हद तक होते हैं। ये लेंगे, इसमें पेस्ट। अब यहाँ पर हमने सिंपल पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कंट्रोल वी आओगे तो काम हो गया, नो। अब इसको हमें एज ए पिक्चर यहाँ लेके आना, कि ये बात याद रखनी है आपने, यानी कि इधर आकर आपने पेस्ट स्पेशल में जाना है, इधर आकर हमने पेस्ट स्पेशल में जाना है। और ये पेस्ट स्पेशल कहाँ से आ रहा था, ये देखें लेफ्ट साइड पे पहले ही टूल नजर आ रहा है, पेस्ट, और ये क्या लिखा हुआ है, एक पे लिखा हुआ आ रहा है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए हमें, आपको आता है और किसी को बोल दो, पिक्चर करना चाहिए। पिक्चर पे क्यों जाना चाहिए, इसका जवाब कौन देगा, क्यों जाना चाहिए?
देखिए भाई अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का क्या मतलब है, उसका कोई फॉर्मेट ही ना हो तो इकोग्रीफ सी चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी, दिल गुर्दे से बने हुए आ जाएंगे, दिल गुर्दे मतलब सिंबल्स बने हुए आ जाएंगे आपके पास। हाँ हमें तो तस्वीर की शक्ल में चाहिए ना, मतलब है वो टेक्स्ट चाहिए तस्वीर की शक्ल में, तो हम उसे कहेंगे कि पिक्चर कुछ भी, हाँ सिंबल्स बन जाएंगे उसको। यहाँ लाकर मैंने इसे कंपैटिबल कर दिया कि फोटोशॉप में चला जाएगा, बेसिकली ये काम किया मैंने। आ गया? अब मैं यहाँ से फोटोशॉप खोल रहा हूँ, मैंने कहा था ना फोटोशॉप भी होना चाहिए आप लोगों के पास। कोरल ड्रा वेक्टर ड्राइंग है, यानी कि उसके अंदर आप जो ड्राइंग्स बनाते हो वो एक लाइन होती है और लाइन से मॉडिफाई होकर ड्राइंग बनती है आपके साथ। कोरल ड्रा। फोटोशॉप जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स होता है, रेस्टर ग्राफिक्स होता है। रेस्टर का क्या मतलब होता है? पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स है, उसमें जो चीज़ भी है पिक्सल है, आपको पिक्सल्स मॉडिफाई करना है। यानी कि ये इस वक्त किस शक्ल में था हमारे पास? वेक्टर में था। अब हम इसको ले आए इधर वर्ड में लाए हैं, अब ये वेक्टर भी है और रेस्टर भी बन सकता है। यानी खुल गया ये। साइज क्या होता है वाला? थंबनेल का साइज कोई बताया मुझे? गूगल से सर्च कर लें, बिल्कुल ठीक है। 1280 बाई 720, ठीक है। ये इसके साथ ये ग्राफ पेपर बना, आगे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने भी सेटिंग इसकी ऑन की हुई है, वो आप देख लें। अगर आपको ये तंग कर रहा हो तो व्यू में जाए, और ये क्या लिखा है? एक्स्ट्रास, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही हैं साथ, इस पर क्लिक कर दो, खत्म हो गया सब। ये प्रिंटेबल भी नहीं है, ये बेसिकली जैसे वो जो पर्पज़ ग्राफ पेपर का होता है वही इसका पर्पज़ था कि भाई अगर आप अलाइनमेंट करने में कोई इशू हो रहा है तो ये ले लें, ताकि आपको पता लग जाए कौन कौन सी चीज़ किस हिस्से में आ रही है, ठीक है। रिकग्नाइज कर सकते हैं इसे। ओके, पेस्ट करें। अब सिंपल पेस्ट। अच्छा, उधर से हमने कॉपी ही नहीं किया, इसीलिए कुछ पेस्ट भी नहीं हुआ ना। चलो, चाहे कॉपी कर लें चाहे कट कर लें, ये आपकी चॉइस है। मैंने से यहाँ से कट किया और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया। आ गया? इंग्लिश लिखनी होगी तो क्या है? ये टी का टूल बना हुआ है, और इसके अंदर और टूल है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, मेन पर रहना है हमने। DHA मुल्तान, नजर ही कुछ नहीं आ रहा, क्या हो गया? ब्लॉक वाइज, कोई बात नहीं, मैं लिखी जा रहा हूँ फिर भी। हाँ, इसे डबल क्लिक करें, ये देखें फ़ोन का कलर क्या है? ग्राउंड भी वाइट है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। इस पर क्लिक करें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए वापस इस टेक्स्ट में, और इसमें भी साइजेज आ रहे हैं। यहाँ से बेशक साइज बड़ा कर लें। ये देखेंगे इसके डिज़ाइन भी आ रहे हैं। अगर आपको लगाना हो तो, वैसे मैं तो नहीं इनको यूज़ करता, अगर आपने लगाना हो तो इनको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक लगा दिया तो आपको बताने के लिए, ठीक है। आगे से CS फोटोशॉप CS3 है ये। मैं जो टूल्स यूज़ करता हूँ ना, मैं नए टूल्स यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं वो टूल्स यूज़ करता हूँ जो मुझे लगता है कि रिलायबल है, ठीक चलते हैं, और मेरी स्पेस भी कम यूज़ करें, मेरी मेमोरी भी लैपटॉप की कम यूज़ करें, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे टूल्स यूज़ करने होते हैं, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास नई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट में ये ऑप्शन है, ओके, सब में देखिए लेटेस्ट तो होता ही वो है जिसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो बहुत पुराने टूल्स यूज़ किए हुए, मैंने तो 4.5 यूज़ किया हुआ है, फोटोशॉप का वर्जन 4.5। उसके अंदर तो ये भी नहीं होता था, उसमें कुछ भी नहीं होता था, सब कुछ हम शॉर्टकट से यूज़ करते थे। फिर ऐसा ऐसा इम्प्रूव हुआ था, पहले आया था 4.5, फिर 5, फिर 5.5, फिर 6, फिर 7, उसके बाद CS सीरीज आई, ठीक है। क्योंकि जो दूसरे हैं ना वो बहुत हैवी हैं, उनके लिए अगर आपके सिस्टम रैम में कोई हल्का सा भी इशू हो ना तो आपका सॉफ्टवेयर हैंग कर जाता है, तो इस वजह से मैं उनको कंसिडर नहीं करता। चलें जी, हो गया। अब सपोज कर लेते हैं, फिलहाल लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, हम सपोज कर लेते हैं कि इतना ही हमने करना है, बन गया हमारा हमने, हालांकि बना तो नहीं है, ठीक है। तो
अब हमने इसको एज ए थंबनेल सेव कैसे करना है। फाइल, यहाँ से आपने जाना सेव एज में। अब आपके पास सेव करने के दो ज़रूरतें हैं आपकी। एक ज़रूरत क्या है कि भाई मैंने एक दफ़ा एक थंबनेल बना लिया, मुझे अगली दफ़ा फिर इसी की थंबनेल बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें तो उसकी कॉमन होंगी ना। जैसे वो शेख साहब होंगी तो सीट तो कॉमन ही है, तो फिर मुझे वही लगानी है। उनका मोबाइल नंबर, नीचे वाली जो पट्टी बनाई हुई है वो भी कॉमन है उनकी। तो मुझे इसको एज ए फोटोशॉप भी सेव कर लेना चाहिए। पहले नंबर पर फोटोशॉप में इसे सेव कर लेता हूँ। फोटोशॉप में सेव करने का फ़ायदा क्या होगा, कल को मैं दोबारा इसे खोलूँगा और एडिट करूँगा। तो याद रखिए फोटोशॉप में जब हम फाइल को सेव करते हैं तो मैं अभी आप देखें ना, इस वक्त मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, 2 लेना बनाए हैं ना 2। लेकिन फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट नहीं कहता है। देखिए प्रोग्राम टू प्रोग्राम नाम चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट कोरेड्रा में कहलाता है, इनवेट में भी कह देते हैं, लेकिन फोटोशॉप में आकर हम इसको कहते हैं लेयर। ठीक है, फोटोशॉप में इसका नाम लेयर है। यानी कि इस वक्त हमारी 2 लेयर्स होंगी। अगर मैंने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ हो सकता है उसमें 20 लेयर्स हो, 50 लेयर्स हो। तो जब मैं इसको फोटोशॉप फाइल में सेव करूँगा तो मुझे नेक्स्ट टाइम ये फ़ायदा होगा कि हर लेयर मेरे कंट्रोल में होगी। लेकिन अगर मैं इसको PNG के तौर पर सेव करूँगा तो फिर क्या होगा कि सब की सब एक बन जाएंगी। मुझे एडिट करने के लिए फिर इरेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, फंस जाऊँगा मैं। ठीक है, इसलिए आप जब भी अपनी कोई थंबनेल बनाओ, एक कॉपी इसकी बनाएं फोटोशॉप डॉक्यूमेंट और एक बनाएं जो आपने जो है यूट्यूब पर लेकर जाए। ठीक है, ताकि आपको एडिट करने में उसको फ्यूचर में आसानी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप देख रहे हैं मैं ये सारी PS लिखा हुआ है जिसमें, ये सब फोटोशॉप की फाइल है। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं यहाँ पे सेव नहीं करता, किसी और जगह पे सेव करता हूँ ताकि ये क्लाइंट के फोल्डर में ये सेव ना हो। म्यूज़िक में रख लेते हैं इसको। इसका नाम रख लिया जी फर्स्ट। अब ये कौन सी फाइल है, फोटोशॉप फाइल सेव हो रही है। ये वाली फाइल थंबनेल नहीं है, ये वाली फाइल यूट्यूब थंबनेल नहीं है, ये वाली फाइल यूट्यूब थंबनेल के तौर पर सेट नहीं हो सकती। यूट्यूब थंबनेल के लिए मुझे इमेज बनाना है। फाइल, सेव एज, PNG भी बना सकता हूँ, JPG भी बना सकता हूँ। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो अच्छी फाइल होती है, जिसको मैं कंसीडर करता हूँ, डेट इज़ PNG। ठीक है, इसलिए मैं PNG बनाता हूँ। ये एडवांस फॉर्मेट है, स्पेशली फॉर्मेट उन्होंने बनाया ही इंटरनेट के लिए होगा। ठीक है, और JPG भी अच्छा है, कई लोग JPG भी रखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर ऑप्टिमाइज फॉर्मेट होता है। PNG में जो आप डाटा लिखते हो ना, उसका बैकग्राउंड अगर आप फॉलो करते हो उस पे बेस करते हो तो इफेक्ट नहीं करता, और JPG इफेक्ट करता है। बैक वो हम बना सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। हम जी फोटोशॉप में हम चाहें तो ऐसा बैकग्राउंड बना सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड ना आए, बैकग्राउंड रखे बगैर बना सकते हैं, लेकिन PNG इंटरनेट पे स्पीड से चलता है। ठीक है, अब तो और बहुत सारे एडवांस फॉर्मेट्स आ गए हैं जो मेरा ख्याल है इसमें शो नहीं हो रहा। एक हम लोग वेबसाइट पे जब काम करते हैं, SEO करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने क्लाइंट से यही कहते हैं कि जिसने वेबसाइट आपकी बनाई है उसके फॉर्मेट चेंज करें, उसको WebP करें। एक फॉर्मेट है WebP जो सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है इमेजेस का, जिसमें क्या होता है कि साइज़ भी कम होता है, रिड्यूस हो जाता है साइज़ आपका। ठीक है, क्योंकि नेट के ऊपर जितनी छोटी चीज़ें होंगी उतनी जल्दी लोड होंगी। चलें जी, इसको अब हम करते हैं सेव। ओके, खत्म होगी बात, इमेज बन गया हमारा। ठीक है, अब आपको मैंने एक चैनल भी दे दिया, 2 चैनल हैं, दोनों को जाकर विजिट कीजिएगा। एक है स्टार्स अकेडमी लाहौर और एक है पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़। उधर से थंबनेल्स देखें और थंबनेल्स बनाने की कोशिश करें। तो जिनको फोटोशॉप समझ में नहीं आता, मैं उनको एडवाइस यही करूँगा कि क्या करें, या फोटोशॉप सीख लें या कैनवा यूज़ कर लें। ठीक है, कैनवा यूज़ करोगे तो उसमें सब कुछ आपको रेडीमेड मिल जाएगा। जिन्हें आता नहीं है, जिन्हें आता है फाइन, उसको यूज़ करें। जो मेरे से हेल्प ले रहे हैं, मेरे पुराने लेक्चर्स देख लें फोटोशॉप के, और मेरे चैनल के ऊपर नजीब एडसेंस के ऊपर बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। हर प्लेलिस्ट डिजिटल मार्केटिंग की है, जिसका मतलब क्या होगा, हर प्लेलिस्ट में मैंने किसी ना किसी तरीके से फोटोशॉप यूज़ करना सिखाया होगा। ठीक है, हर प्लेलिस्ट में होगा। एक नेपटेक की क्लास है उसमें भी होगा, एक जून की क्लास है उसमें भी होगा, एक आपकी क्लास अभी आई है इसमें भी होगा। मतलब हर प्ले लिस्ट में ये लेक्चर होगा। और फोटोशॉप के मेरा ख्याल है कुछ बेसिक लेक्चर भी पड़े हुए उसमें होते हैं, बेसिक टूल्स वाले चैनल के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को आप देख लेना, उनको यूज़ करने नहीं आते, लेकिन थंबनेल हमें बनाना है। तो जिस तरीके से मर्जी बनाएंगे, थंबनेल की इंपॉर्टेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा है आपके यूट्यूब वीडियो में। अगर आप अच्छा थंबनेल नहीं बनाते तो अंदर जितना अच्छा मर्जी हो, ठीक है, लोग उधर तक पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों ने थंबनेल देख कर ही तो आपकी वीडियो को क्लिक करना है। थंबनेल में अट्रैक्शन होनी चाहिए, आपका चैनल का इंटरेस्ट भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। चैनल कौन सा बनाना है,
ठीक है, एक दिखे नजीब एंड सन्स, ठीक है, इस पर जाएंगे तो उस पर ये सब कुछ है। हमें ये सबसे पहले देखना हम जो चैनल बनाने जा रहे हैं क्या हमारा उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ ना तो इसका मतलब क्या होगा कि इस चैनल पे, जिस चैनल पे मैं इस पर बैठूँ, मेरा इंटरेस्ट है। अगर आप कोई चैनल बनाते हैं और आप हेजिटेट करें उस चैनल पे बात करने से, उस टॉपिक पे गुफ्तगू करने से, तो आप अपने चैनल को ग्रो तो नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले अपनी चैनल की इंटरेस्ट देखनी है। वैसे आपको मैं बता दूँ जो चैनल ग्रो करता है सबसे ज़्यादा दैट इज बिजनेस आइडियाज, ठीक है। रियल एस्टेट का चैनल भी अगर आप बनाएं इंटरेस्ट के साथ बनाएं तो ग्रो कर सकता है। एजुकेशनल चैनल बनाएं तो वो भी ग्रो कर सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ लेक्चर्स ही ना हो, एजुकेशनल न्यूज़ भी हो, वो भी ग्रो कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छा जो रिटर्न करता है ना वो होता है आपके पास बिजनेस आइडियाज। इसलिए कि बिजनेस आइडियाज इतने हैं, इतने तो बिजनेस ही है ना। तो आप रोज़ाना घूमें फिरें, लोगों के पास जा जाकर वीडियोज़ बनाएं तो आपका चैनल तो जल्दी ग्रो करेगा।